हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिस पर डिटेल बात करेंगे। तो किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं और अब डिफेंस मिनिस्ट्री और जो विदेश मंत्रालय है उन सब ने प्लान बनाया है कि कैसे निकाला जाए। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया और किस मंत्री के अगुवाई में ये सब समझौता हुआ, MOU साइन हुआ है। राज्य बनने के 60 साल के बाद, 60 ईयर के बाद पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी मिली है किस राज्य को। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया, 5 शहीद हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। सवाल ये भी होगा कि किस राज्य में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है और उसमें पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी शामिल होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है और क्या होने जा रहा है उसके ज़रिए एक बहुत बड़ा बदलाव, उस पर भी एनिमेशन के ज़रिए आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और भी कई मुद्दे हैं उन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको, 26 अप्रैल ये डेट ध्यान रखना आप, सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के टोटल करंट अफेयर्स होंगे, मैराथन होगा, MCQ फटाफट बताएंगे क्योंकि क्या है, मई में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं और उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो देखना मत भूलना। 26 अप्रैल सुबह 11 बजे, ओके, याद रखना ये टाइम। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, किस देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं, उन्हें निकाले जाने की कोशिश अब शुरू हुई है। आंसर होगा इसका सूडान। हालांकि इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ चेंजेज हुए तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं द हिंदू का न्यूज़ और उसमें यह है कि इवैक्यूएशन प्लान तुरंत तैयार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अफसरों को यानी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तमाम ऑफिसर्स को ये कहा है। ये मीटिंग हुई है और जिसमें विदेश मंत्री दिख रहे हैं और अलग अलग सेनाओं के चीफ भी इसमें दिख रहे हैं, अलग अलग जगह के एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह वगैरह सब कुछ है। देखिए, अफ्रीकी देश है सूडान और भीषण गृह युद्ध चल रहा है, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं कैसे। तो ये रहा प्यारा भारत मैप के थ्रू एक बार और आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेकिन फिर से ताकि रिवाइज हो जाए क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है। तो सूडान जो है ना यहाँ पर है इस मैप में, अफ्रीका में, और यहाँ पर भीषण गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध उसे कहते हैं यानी कि अपने ही देश के अंदर में कोई वॉर हो रहा हो जिसमें उसी देश के लोग या सेना या पैरामिलिट्री फोर्स आपस में उलझे हुए हों, तो वो गृह युद्ध कहलाता है, सिविल वॉर कहलाता है। ठीक है, किसी देश के लिए सिविल वॉर बहुत ही खतरनाक होता है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ यह है कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के बीच में सत्ता पर कब्जे के लिए जंग चल रही है। यह सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने पहले जो राजनीतिक सत्ता थी उसको हटा दिया था, कू कर दिया था, और उसके बाद से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जो चीफ हैं दोनों, वो सत्ता चला रहे थे। अब इन्हीं दोनों में जंग चल रही है। ये दोनों मतलब ये तो आर्मी के चीफ हैं वो और ये पैरामिलिट्री के चीफ हैं, ये दोनों अपने अपने बलों के साथ एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। और पहले आर्मी का कब्जा था राष्ट्रपति भवन, अलग अलग जगहों पर, अब पैरामिलिट्री फोर्स का कब्जा है। तो इस जंग की वजह से 3000 से अधिक भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं सूडान में, और उन्हीं को निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है और उन्होंने विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को कहा, मंत्रियों को कहा कि इसके लिए तुरंत प्लान बनाया जाए, इस पर काम तुरंत होना चाहिए। ठीक है, और इस पर काफ़ी विवाद भी हो चुका है पॉलिटिकली भी। दरअसल सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एस जयशंकर को ट्वीट भी किया था और उस पर कहा था कि जो लोग फंसे हैं उनको निकाले जाए। कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति के लोग भी वहाँ फंसे हुए थे उनको। तो उसके बाद एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया था कि राजनीति न करें। इसके बाद फिर मामला गरमाया, तो अब प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया है, उसके बाद ये मीटिंग वगैरह शुरू हुई है। ये जो सिविल वॉर है वहाँ पर
अलग अलग गुट के द्वारा वो सूडान में पहले से चल रहा था। लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से ये हुआ है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों ही एक दूसरे पर भिड़ गए हैं और दोनों सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। सूडान, उसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। खार्तूम में ही सबसे ज़्यादा इस वक्त भिड़न चल रही है दोनों के बीच में, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में। वहाँ का पैरामिलिट्री फोर्स भी बहुत ही मजबूत है, ठीक है। तो वहाँ जो अभी चल रहा है पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है वहाँ पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर ना 2021 में, अक्टूबर 2021 में तख्ता पलट कर दिया था सेना ने, ठीक है। उसके बाद से एक यूनिवर्सल काउंसिल बनाई गई थी जिसमें सेना और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों मिलकर वहाँ की सरकार सत्ता चला रही थी। अब इन्हीं दोनों में मतभेद हो गया, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, भयानक लड़ाई चल रही है, ठीक है। मतलब धुआं धुआं कर दिया, गोलीबारी चल रही है, बहुत कुछ। ओके, तो अब वहाँ से 3000 भारतीय निकाले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो आपको मैंने बताया। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है और ऐसा ही समझौता इससे पहले भी हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन होगा, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 ईयर पुराने जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट यानी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, उसको सुलझाने के लिए समझौता किया है, MOU किया है, साइन किया है? आंसर होगा असम, ठीक है। ये जो समझौता हुआ है 20 अप्रैल 2023 को हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर डिटेल बात करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किस केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में किया? ऐसा ही जब समझौता हुआ था असम और मेघालय के बीच में, तो क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, ठीक है। UPSC, BPSC इन सब में क्वेश्चन आ चुका है कि किस मंत्री की मौजूदगी में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में हुआ है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, MOU साइन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ अमित शाह, ठीक है। कब साइन हुआ है? 20 अप्रैल को। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। समझौता कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में, ओके। और गृह मंत्री ने घोषणा की कि दोनों राज्यों ने 800 किलोमीटर की जो सीमा विवाद था उसको समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि किन किन ने सिग्नेचर किया है MOU पर? तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इन दोनों ने साइन किया है। किन की उपस्थिति में? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में MOU साइन हुआ है, ठीक है। ये जो सीमा विवाद है इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में। तो ये रहा प्यारा भारत और ये है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान असम जो है बहुत बड़ा था। असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम ये सब शामिल थे। एक बार मैप में दिखा देते हैं कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और ये मेघालय है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान असम में ही ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओके, और मिजोरम ये सब एक साथ थे। त्रिपुरा और मणिपुर जो है ना वो अलग था। तो हुआ ये कि 1963 में नागालैंड अलग राज्य बन गया। 1972 में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम ये अलग हुए, ओके। शुरू में मेघालय को छोड़कर अन्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ठीक है। मेघालय तो राज्य बन गया था, लेकिन शुरुआत में ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओके, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। फिर क्या हुआ कि 1969 में असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय अधिनियम आया, तो उसके अनुसार सीमांकन हुआ, डिमार्केशन हुआ राज्यों का, और तब से सीमा की एक अलग व्याख्या की गई। और इस सीमा के अधिकार को लेकर राज्यों में हमेशा विवाद रहता है। तो मैंने बताया कि शुरू में तो ये केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इन सबको राज्य का दर्जा मिल गया कुछ वक्त के बाद। तो अब क्या है कि असम का इन सब के साथ लगभग ये सीमा विवाद था। तो पहले तो असम ने
मेघालय के साथ सीमा विवाद को ख़त्म किया था, एग्रीमेंट किया था, MOU साइन हुआ था, वो भी अमित शाह की निगरानी में ही हुआ था। ठीक है, और अब क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको 800 किलोमीटर लंबा उसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया गया है। ये जो विवाद था वो 123 गाँव को लेकर था, जो अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और असम के 8 जिलों तक फैला हुआ था। दोनों कहते थे कि ये हमारा गांव है, तो वो कहता था ये हमारा गांव है, ऐसा ये डिस्प्यूट था। तो 20 अप्रैल को MOU साइन हुआ है, उसमें 71 विलेज के लिए सहमति बनी है। ठीक है, 123 में से कितने, 71 विलेज के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि 49 विलेज का समाधान अभी किया जाना बाकी है। ठीक है, तो असम का और भी राज्यों के साथ सीमा विवाद है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन सब के साथ भी सीमा विवाद है। हालांकि मेघालय के साथ ज़्यादातर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, 29 मार्च 2022 को मेघालय के साथ सीमा विवाद खत्म हुआ था। अब जो है किसके साथ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद खत्म हुआ है, और कब हुआ है, तो 20 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो यहाँ असम की बात कर लें। असम की राजधानी है क्या, दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है इस वक्त गुलाब चंद कटारिया। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले बता दूं कि जो भी आप देख रहे हैं उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना वहाँ से आप। वैसे आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज, तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए मात्र 199 रुपये में 1 साल तक के लिए। और ये मेंबरशिप प्लान है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में शुरू हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। हजारों स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसे राज्य बनने के 60 वर्षों में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए NMC से मंजूरी मिली है? आंसर क्या हुआ इसका, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड 1963 में अलग हुआ था असम से, अलग राज्य बना था। 60 साल हो चुके हैं और पहली बार नागालैंड को ये मेडिकल कॉलेज वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। कहाँ पर, राजधानी कोहिमा में। बिल्डिंग बन चुकी है अब वहाँ पर उस नागालैंड में। नागालैंड तो मैंने एक बार पहले आपको बताया, ये वाला जो हिस्सा है ना हल्का ग्रीन, ये है नागालैंड। ठीक है, तो यहीं पर नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, उसकी स्थापना, मतलब बिल्डिंग बन चुकी है। और इसके लिए परमिशन ओपन करने के लिए, इस मेडिकल कॉलेज को ओपन करने के लिए परमिशन NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, तो उसकी ओर से मंजूरी मिल गई है। 18 अप्रैल 2023 को नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के P पैवांग केन्याक, तो उन्होंने इसकी बात कही है और कहा है कि 100 सीटों के लिए, MBBS सीटों के लिए मंजूरी मिली है और इसी साल जून जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगे वहाँ पर। तो 100 सीटें, 100 सीटें, उसमें से 85 सीटें नागालैंड के स्टूडेंट के लिए है, बाकी 15 सीटें दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। नागालैंड, उसकी बात कर लें, नागालैंड यहाँ पर रहा ये मैप में, और इसके गवर्नर कौन है इस वक्त, ला गणेशन, और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। राजधानी है कोहिमा। ठीक है, और NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, उसके अभी चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ध्यान रखने की बात है, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC, पहले MCI हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको सरकार ने ख़त्म कर दिया क्योंकि बहुत सारे वहाँ घपले, गड़बड़ियाँ, उसके मामले आए थे। तो उसके बाद सरकार ने ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाया था, कब, 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। आंसर होगा इसका 22 अप्रैल को। ठीक है, थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। यह दिवस करोड़ों लोगों को पृथ्वी से जुड़ी जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण,
जैव विविधता संरक्षण, तो इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला इन्फॉर्मेशन है। और बहुत बड़ी बात है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सेना के ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया और 5 हमारे जवान शहीद हो गए हैं आतंकवादियों ने। कब घटना हुई है? 20 अप्रैल को दोपहर को सेना के ट्रक पर आतंकवादियों ने पहले तो गोलीबारी कर दी, फिर ग्रेनेड से हमला कर दिया, वाहन में आग लग गए और इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 वीर जवान वो शहीद हो गए। जब ये घटना हुई ना, उस वक्त बहुत भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी और इसका फ़ायदा आतंकवादियों ने उठाया और हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF उसने ली है। ये जो आतंकी संगठन है PAFF, वो जैश ए मोहम्मद समर्थित समूह है और ये ट्रक इफ्तार के लिए फल ले जा रहा था, उस पर हमला हुआ। फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। तो 20 अप्रैल की शाम 7 बजे इफ्तार के लिए सेना का ये ट्रक जा रहा था फल लेकर। वहाँ गांव में करीब 4000 की आबादी वाले लोगों को निमंत्रण भेजा गया था और राष्ट्रीय राइफल्स जो इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है, तो उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी और उसी के दौरान ये सब कुछ हुआ। डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बहुत सारी बातें आ रही हैं। G20 की टूरिज्म मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में, जिसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है। तो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल, उनका ये कहना है कि हमला जो हुआ है ना, वो सतर्कता की कमी से हुआ है। स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें यह है कि ख़राब मौसम होती है, बारिश हो, फॉग हो, उस समय इस तरह के हमले हो सकते हैं वहाँ के। और ऐसे समय में जब ट्रक या फिर इस तरह के सेना के वहाँ जाएं तो काफ़ी सतर्कता बरती जाए। ठीक है, और उधर आतंकी संगठन भी है जो कि ये चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग है वो उस तरह का ना हो। पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर मीटिंग हो और जैसे ही ऐलान हुआ था कि G20 की एक मीटिंग हो गई वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो तुरंत विरोध किया था पाकिस्तान ने, उस तरफ से ये बयान आया था। ठीक है, तो इस साल ये दूसरा ये हमला है। इससे पहले 1 जनवरी को एक हमला हुआ था राजौरी के डांगरी गांव में, उसमें 7 नागरिकों की मौत हुई थी। इस बार हम लोग देखने को मिल रहा है कि ये सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। कब होनी है मीटिंग G20 की वहाँ पर जम्मू कश्मीर में? तो श्रीनगर में होनी है 22 से 24 मई को, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की। ठीक है, और आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों की जो मंशा है वो इसमें खलल डालना है। ठीक है, और आतंकी हमला ख़ासतौर पे ऐसे समय हुआ है जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और उसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो इंडिया आ रहे हैं और उसी से पहले ये हमला हुआ। हालांकि इसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं उसमें राय बंटी भी हुई है। कुछ का ये मानना है कि आतंकी ये नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो, सुलह हो। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि वहाँ पर G20 की मीटिंग हो, शायद इस वजह से भी हमला हुआ। खैर, जो भी हो, अभी इंक्वायरी चल रही है और हमारे मामला तो ये है कि 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई 2023 को होगी? आंसर का इसका कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, देखिए इस वक्त आपको पता होगा कि भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का अध्यक्ष है और इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है 4 और 5 मई को 2023 में। और इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ की तरफ से भी ऐलान हो गया है। विदेश मंत्रालय ने वहाँ के पुष्टि कर दी है। तो 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। 2014 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इंडिया के दौरे पर आए थे और इससे पहले यानी अभी पिछले साल ही 2022 में उज्बेकिस्तान जो है ना वो SCO का अध्यक्ष था और उस दौरान वहाँ की राजधानी ताशकंद में
एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी और उसमें यानी 29 जुलाई 2022 को इंडिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अगल बगल में बैठे थे। ये बिलावल भुट्टो हैं और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, दुआ सलाम भी नहीं हुई थी। ओके, और एस जयशंकर उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर सभी से बातचीत की थी, सभी से हाथ मिलाए थे उन्होंने। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये अलग थलग रहे। ठीक है, तो एससीओ की भी बात कर लें। एससीओ उसका गठन हुआ था 2001 में। एक ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और शुरुआत में एससीओ में 6 मेंबर थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान की भी एंट्री हुई, तो अब 8 इसके मेंबर कंट्री हैं, भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ओके, 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ओके, और डायलॉग पार्टनर भी हैं जैसे सऊदी अरब, तुर्की, श्रीलंका, कतर, नेपाल, मिस्र, कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिवंगत यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया 20 अप्रैल 2023 को, तो वे इनमें से क्यों चर्चित थी, क्या थी वो? आंसर का प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायिका, तो उसकी वजह से वो काफ़ी चर्चित रहीं और अच्छी लेखिका भी थी। 74 ईयर की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ है, निमोनिया हुआ था उनको। और उनके परिवार में उनके बेटे यानी फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर उदय चोपड़ा ये हैं। पामेला चोपड़ा फोटोग्राफ देख रहे हैं, उनकी शादी हुई थी यश चोपड़ा के साथ 1970 में और दोनों ने फिल्म क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। फिल्मों के लिए पामेला ने कई गाने गाए थे और ख़ास तौर पे एक गाना जो है ना वो काफ़ी चर्चित है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, घर आजा परदेसी, वो इन्होंने गाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया और 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया, यानी विस्फोट हो गया। उसमें विस्फोट खुद ही कर दिया क्योंकि वो अनियंत्रित हो गया था। आंसर का इसका स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप नाम आपको ध्यान में रखना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? स्टारशिप है। ठीक है, तो वीडियो भी दिखा देता हूँ जो लॉन्चिंग हुई उसका। देखिए ये जो रॉकेट है वो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क, उन्हीं की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया। स्टारशिप पहला ऑर्बिटल इसका टेस्ट था, ये जा रहा है, लॉन्चिंग हुई और ये 30 किलोमीटर ऊपर ये विस्फोट हो गया। उसमें विस्फोट हुआ क्या? विस्फोट कर दिया गया। आगे बताते हैं आपको। ठीक है, ये फिर से वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखें, समझें। स्पेस एक्स ने कहा है कि क्या हुआ कि इसमें ये जो बूस्टर लगा हुआ ना, ये ऊपर रॉकेट है, तो दोनों अलग होना था ऊपर आसमान में जाकर, तो वो अलग नहीं हो पाए, उसी में कुछ दिक्कत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इसको उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ था कि अगर गड़बड़ हो तो वो विस्फोट हो जाए, तबाह हो जाए, ताकि नीचे गिरे तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसी के लिए ये किया गया। हालांकि ये जो लॉन्चिंग हुई और विस्फोट हो गया, उसके बावजूद एलन मस्क ने अपनी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टारशिप की एक्साइटिंग जो टेस्ट लॉन्च था उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, ख़ास बात है एलन मस्क में कि वो कोई भी अपना टेस्ट करते हैं ना, बहुत फेलियर जूझते हैं, देखते हैं वो। ठीक है, पिछले 2 साल से इस स्टारशिप को लॉन्च करने की कोशिश हुई है। पहले अभी तो आप देख रहे हैं बूस्टर भी लगा हुआ है इसमें। पहले केवल ऊपर वाले जो रॉकेट है केवल उसी को लॉन्च करने की कोशिश हुई थी और कई बार वो फट गया, गिर गया, पूरा लॉन्च पैड वो तबाह हो गया था। लेकिन करते रहे और फिर रॉकेट को लॉन्च तो उन्होंने सही से ऊपर कर दिया था, फिर वो वापस भी आ गया था। इस बार क्या हुआ, इसमें बूस्टर लगा के उसको लॉन्च करने की पूरी कोशिश की गई है। ओके, और इसमें एलन मस्क का कहना है कि हमें इससे बहुत कुछ समझ में आया है। हमें तो ये लग रहा था कि कहीं वहीं पर फट ना जाए,
लेकिन ये अच्छा हुआ कि ऊपर जाकर और इतना सब कुछ करने के बाद ये फटा है। ओके, ये महत्वपूर्ण क्यों है स्टारशिप और क्यों इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, उसके बारे में बताऊं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप, ठीक है, और स्पेसएक्स ने बनाया है स्टारशिप। ये देखिए, ये बूस्टर है और ये है स्टारशिप का रॉकेट, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष यात्रियों को पहुँचाने की योजना है मात्र 6 महीने में। अभी चांद पर भी भेजा जाएगा इंसानों को, जो आर्टेमिस मिशन है नासा का। तो मून मिशन के लिए नासा ने 23,000 करोड़ और 9,000 करोड़ के 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इसके साथ। 2025 में चांद पर नासा इसी से एस्ट्रोनॉट भेजेगा और मुख्य मकसद इसका है क्या, मंगल ग्रह तक भेजना। कैसे मंगल ग्रह तक भेजा जाएगा, ये आप मेरे बगल में ये वीडियो एनिमेशन वाला वो पूरा देखेंगे आप, ठीक है। बहुत सारे इसमें इंजन लगे हुए हैं, इतने सारे इंजन हैं और ये सारे इंजन एक साथ चलते हैं और उससे वो रॉकेट आगे बढ़ता है। और ख़ास बात है कि ये मार्स के सरफेस पर जो मौजूद है हाइड्रोजन और मीथेन, उन सब से ये रिफ्यूल हो जाएगा और उससे वापस ये चलाएगा। जैसे यहाँ से इसमें क्या है, बहुत सारे करीब 100 लोगों के यानी रहने की पूरी व्यवस्था होगी वहाँ पर। ये इस तरह का होगा और उसमें जिम, एक्सरसाइज करने के लिए उसमें किचन वगैरह सब कुछ सिस्टम होगा और वो जाएगा मार्स तक और मार्स पहुँचेगा। यहाँ से तो हाइड्रोजन और मीथेन लेकर इसी से ये चलेगा और जब मार्स पे पहुँचेगा वहाँ से भी ये वहाँ के रिसोर्सेज से रिफ्यूलिंग कर लेगा और फिर वहाँ से अर्थ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका काम आगे भविष्य में होने वाला है और एलन मस्क पूरा लोगों को उम्मीद है कि वो ये सब कर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या होगा कि पंचायतों को 6,000 से अधिक पंचायतें वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ जो स्थानीय त्यौहार हैं उन सबको मनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये की राशि वहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। कितनी? 10-10 हज़ार रुपये की राशि, तो उससे स्थानीय त्यौहार आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 21 अप्रैल को। और 2023 की थीम क्या है? विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, ठीक है। ये दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। क्यों मनाया जाता है इस दिन 21 अप्रैल को? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नवनियुक्त और गठित जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उनको संबोधित किया था, ठीक है। दिल्ली में आयोजन हुआ था, तो उस दिन उन्होंने सिविल सर्विसेज के लोगों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, ओके। तो इसी दिन को ये खास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल वीडियो आएगा, हालांकि वो वीकली वीडियो होगा संडे का, और मंडे से डेली वीडियो आपको देंगे हम। एक खास ऐलान कि 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो देखना मत भूलना आप।